हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में, जापानीज़ लैंग्वेज करियर अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं फ्यूचर में, क्यों जापानीज़ लैंग्वेज को अलग समझा जाता है। तो उस पर आपको और बेहतर जानकारी मिल पाए उसके लिए हमारे साथ अभी हैं रवि कुमार, और ये अभी जेएनयू में जापानीज़ सेंटर में अपना मास्टर्स कर रहे हैं, फाइनल ईयर मास्टर्स में हैं। सो मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल रवि। थैंक यू। या सो रवि, एक चीज़ हम देखते हैं, जेएनयू में भी देखते हैं और अदर जो भी यूनिवर्सिटीज उनमें भी देखते हैं कि जापानीज लैंग्वेज जो है उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं अदर लैंग्वेजेस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे कि जैपनीज़ लैंग्वेज में देखा जाए करियर अपॉर्चुनिटी, तो वो बहुत ज़्यादा ही हाईली डिमांडेबल है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जापान जो कंट्री है वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, और आजकल इंडिया में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे जापान के बड़े बड़े कंपनियां ही आके यहाँ पे अपना एमएनसीज कंपनी वगैरह इस्टेब्लिश करती है। और अभी जो देखा जा रहा है कि रिसेंटली जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो जापान की कंपनियां ला रही हैं। तो अभी काफ़ी डिमांड हो रही है जापानीज़ लैंग्वेज की, और आगे भी डिमांड होती ही रहेगी। तो मेरा दूसरा सवाल जो है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में एक जो पॉइंट रहता है कि आखिर जब हम ट्वेल्थ क्रॉस करते हैं उसके बाद लैंग्वेज फील्ड में जापानी चुनने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो एक रहता है जो खासकर प्रोफेशनल्स के मन में रहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे मन में ये सवाल आता है कि मैं कैसे अपनी सैलरी के अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आ पाऊँ, कैसे उसको बढ़वा सकता हूँ लैंग्वेज सीख के, या मैं एक डॉक्टर हूँ किस तरह मैं उस कंट्री में सेटल हो सकता हूँ, या फिर मैं एक स्टूडेंट की तरह उस कंट्री में किस तरह स्टडी कर सकता हूँ। तो इसमें जापानीज लैंग्वेज कितना हेल्पफुल हो सकती है एक प्रोफेशनल के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि जैसे कि हम लोग अलग अलग फील्ड में अपना अपना स्किल्स एक डेवलप करते हैं। जैसे कि अब कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कोई अलग सेक्टर में कोई अपना स्किल लेके वो अपना जॉब कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई स्किल है, और अगर आप कहीं प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, तो अगर वहाँ पे अगर दो कैंडिडेट की मांग है, और आप अगर उनको एक सेलेक्ट करना है और दो कैंडिडेट वहाँ पे अगर ऑलरेडी इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हैं, तो आपके पास ये देखा जाएगा कि आपके पास दो स्किल्स हैं, ठीक है। तो दोनों के पास स्किल बराबर है, और दोनों को लैंग्वेज भी इंग्लिश कॉमन उतनी ही आती होगी। तो अगर आपके पास एक एडिशनल जापानीज लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास रहेगा, तो वो ऑफ कोर्स आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि उनके कंपनी में जापानीज लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के लिए कोई अलग से एक पोस्ट और नहीं रखा जाए। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पे होता है। तो ये देखने में आता है जापानीज लैंग्वेज में, या फिर आप जर्मन लैंग्वेज भी बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, तो यहाँ देखा जाता है कि जापानीज लैंग्वेज हो, क्योंकि टफेस्ट लैंग्वेज, सेकंड टफेस्ट लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की। दूसरा सबसे बड़ी बात अगर हम करें जापानीज लैंग्वेज, तो ऑफकोर्स जापान जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, वेल डेवलप्ड कंट्री है। इंजीनियर्स की बात करूँ, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा इस लैंग्वेज को सीखने से, ऑल तो अगर आप जेएनयू से नॉर्मल आई थिंक बीए करके भी जो हमारे साथ के लोग निकले हैं, जो आई थिंक उनका पैकेज विद इन 1 ईयर 1 लाख पर हाँ मंथ के हाँ अराउंड पहुंच जाता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपका 70 to 80 थाउजेंड पर मंथ का पैकेज रहता है, और अगर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो वो 1 लाख प्लस चला जाता है। तो यहाँ पे एक बात बहुत समझने की ज़रूरत है कि आप बहुत सारी डिग्रियां करते हैं, आप बीए करते हैं, आप नॉर्मल एक कहीं की स्किल्स के लिए आप बहुत सारे डिप्लोमास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे, हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे एक चीज़ समझा सकते हैं कि आपके पास एक अगर नॉर्मल बीए हो, आप एक नॉर्मल बीए कर रहे हैं, और एक नॉर्मल बीए की जगह अगर आप वही बीए अपना जापानीज लैंग्वेज में कर रहे हैं, या फिर जो दुनिया की टॉप मोस्ट लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे मैं आज, क्योंकि हम आज का हमारा टॉपिक केवल जापानीज लैंग्वेज है, तो जापानीज लैंग्वेज अगर आप बीए कर रहे हैं तो ये 3 साल आप मान लीजिए एक नॉर्मल सब्जेक्ट में दे रहे हैं। अगर आप लैंग्वेज में देते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपको जल्दी से जॉब चाहिए, तो आई थिंक जापानीज लैंग्वेज इज बेस्ट ऑप्शन रवि। हाँ, बेस्ट ऑप्शन, इट्स और द यहाँ बेस्ट पे ऑप्शन। एक नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर बीए करने के बाद आपको 50,000 का
जो पैकेज मिलता है आपको 50,000 पर मंथ का, अगर आपको सैलरी भी स्टार्ट होता है, और मुझे लगता है कि एक नॉर्मल बीए, या फिर इसमें बीए भी मैटर नहीं करता है। कईयों के मन में ये होता होगा कि सर अगर हमने डिग्री नहीं लिया तो क्या हमें जॉब नहीं मिलेगा, ये भी मैटर नहीं करता है। क्योंकि रवि, इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो जापानीज लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसके हम जेएलपीटी की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि जेएलपीटी क्या होता है। जितना मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग जेएलपीटी के बेस पे ही जॉब्स ज्यादातर मिलते हैं। तो जेएलपीटी के बारे में जेएलपीटी क्या का फुल फॉर्म होता है जैपनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ये जो जेएलपीटी टेस्ट होती है ये ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है। पर ईयर दो बार इसका एग्ज़ाम होता है। और जेएलपीटी का बेसिकली जो एक लेवल होता है इसमें, जैसे कि N5 लेवल हो गया, N4 लेवल हो गया, फिर N3 होता है, फिर N2 होता है, फिर N1 होता है। तो N5 लेवल जो होता है वो बेसिक लेवल होता है, जो कि बिगनर्स अपीयर होते हैं उस एग्ज़ाम में। और N5 लेवल अगर आप क्लियर कर लिए हैं तो आपको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जैपनीज़ लैंग्वेज का एक प्रोफिशिएंसी डिग्री आपको मतलब एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है इसमें कि जैसे स्टूडेंट्स के मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब आप यहाँ आएंगे तो सारे क्वेश्चन कम से कम क्लियर हो जाएं इस वीडियो में। सो गाइस, सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों के मन में रहता है कि क्या जो जापानीज लैंग्वेज है, क्या उसे पढ़ने के बाद जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, ये सवाल सबके मन में रहता है। यहाँ हम पैकेज की बात कर लेंगे, आपको 1 साल बाद ये 100K पर मंथ हो जाते हैं, यानी 1 लाख रुपए पर मंथ भी हो जाते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो पैकेज बहुत ज़्यादा भी मिलता है। ऑल्दो जेएनयू बहुत सारे लोग मैंने सुना है कि लगभग 30 से 40 लाख भी पैकेज है उनका। हाँ बिल्कुल, जो यहाँ अगर से आप बहुत पहले करके गए हो। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हुए अगर आप एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप कोई फॉरेन नेशंस में जाके कहीं अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिलती है, अगर आप वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी पैकेजेस जो होंगी यहाँ से 3-4 टाइम्स ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब अगर कोई कोई भी कैंडिडेट जापानीज सीखता है, बीए नहीं कर रहा है, जापानीज सीख रहा है, जेएलपीटी वो देना चाहता है, तो जेएलपीटी में अगर हम कहें कि एक बेहतर जॉब लेना है तो इसका जो मैक्सिमम लेवल है वो N1 होता है। ठीक है, तो N1 अगर किसी के पास है और वो जॉब करना चाहता है, लाइक इंडिया से बाहर जाना चाहता है, तो उसको कंपनीज वो अपॉर्चुनिटी इंडिया में लगभग कितने टाइम जॉब करने के बाद दे देती है मोस्टली, विदेश भेजने की? बहुत सारों के मन में ये रहता है कि हम विदेश कैसे जाएं जॉब करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं और कितने साल से काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि N1 लेवल जो है वो बिल्कुल एडवांस लेवल होता है, ठीक है। ठीक है। और N5 लेवल जो होता है वो बिल्कुल बेसिक लेवल होता है। तो आपको अगर जॉब अगर करनी है तो जो एवरेज लेवल होता है, जो आपकी जिस लेवल पे आपको जॉब मिल जाती है, वो N3 होती है। N3 पे मतलब N अगर मुझे एक जॉब चाहिए जापानीज लैंग्वेज में, तो मैं N3 करने के बाद अप्लाई कर सकता कर हूँ। सकते वेरी हैं, सिंपल। बिल्कुल। ठीक है, N3 अगर मैं अगर N3 N3 अगर आपने कर लिया है हाँ तो हाँ, आपको 50 to 60 के आपका सैलरी फिक्स है, ओके। ठीक है। तो ये आपका तो एक एवरेज। एक चीज, एक सवाल और है, सबके मन में और भी आ रहा होगा। सवाल ये है कि अगर मैंने N3 किया तो अराउंड मुझे 50 to 60,000 एक औसत सैलरी मानता हूँ मैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर मेरा जापानीज स्पीकिंग पे और राइटिंग लिसनिंग तीनों पे बहुत अच्छा कमांड है तो। लेकिन अगर मैं N1 कर लेता हूँ तब मेरी सैलरी में क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, अगर आपने N1 कर लिया तो वो तो एक बहुत बड़ा डील हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जितने भी लोग होते हैं वो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो बेसिकली N3 करके ही जाते हैं। लेकिन आपने अगर N1 कर लिया तो वो तो बिल्कुल मतलब आपके लिए काफ़ी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि N1 लेवल जो होती है वो बहुत एडवांस्ड लेवल होती है। और अगर आपने जैसा कि बोला कि आपने N1 अगर क्लियर कर लिया तो आपकी सैलरी जो है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में रहेगी। लेकिन ये 1.5 से 2 लाख के बीच में जो सैलरी जाती है स्टार्टिंग फेज में तो नहीं जाती होगी, नहीं, ये लगभग स्टार्टिंग एक्सपीरियंस के बाद स्टार्टिंग फेज वही रहता होगा 70 के अराउंड में मैक्सिमम। मतलब अगर हम समझें पूरी कहानी को, अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसा रवि सर ने समझाया ऑलरेडी, जेएनयू मेरे सीनियर भी हैं ऑल्दो ये, और मास्टर्स फाइनल ईयर में, ऑफ कोर्स इनका जो लेवल है जापानीज में, मतलब जेएनयू में मास्टर्स करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि लैंग्वेज में मास्टर करना, एक रिसर्च पूरा कर लेना जापानीज में खासकर। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि आपके पास जापानीज एक ऐसा रामबाण है, अगर आपको जॉब चाहिए
तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका जेएनयू जैसे संस्थान में एडमिशन हो तभी आप जापानीज सीख सकते हैं, या फिर आप पीएफएलयू जैसे संस्थान में जाएंगे तो ही आप सीख सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, सपोज करिए आप 23 एज क्रॉस कर चुके हैं या 25 पे पहुंच चुके हैं, तब भी आप चाहते हैं कि जापानीज लैंग्वेज हम सीखें, तो उसके लिए आपको जेएनयू या ईएफएलयू आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर जॉब पर्पज से करना चाहते हैं, वो अलग बात है कि जेएनयू का आपको कैंपस का आनंद लेना है, हॉस्टल लाइफ जीनी है, यूनिवर्सिटी लाइफ जीनी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड जैसा रवि ने भी बताया, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आप जापानीज सीखना चाहते हैं तो N5 से आरंभ करिए और N1 पे जाके ख़त्म कर दीजिए। और यहाँ ख़त्म करने के बाद आप इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज़ हैं उनके अंदर आप अप्लाई करने के लिए, आप अप्लाई ही नहीं, जॉब्स आपको 101% मिल जाती हैं। ऑल्दो सबसे बड़ी बात यह है इन कंपनीज की कि आपको पैकेज बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ जितना मुझे मैं अपने सीनियर्स के बारे में जानता हूँ जेएनयू में, रवि भी जानते होंगे, जैसा बहुत सारे पुराने सीनियर जो गए हैं वो 30-40 लाख 50 लाख पर ईयर तक कमा रहे हैं इस टाइम फॉरेन कंट्रीज में। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे जापानीज सीखने का एक ही पर्पज है, जॉब्स। कोई ये कहता है कि हम कल्चर सीखने जा रहे हैं, देखिए टाइम के बाद वो कल्चर सीखना बंद कर देते हैं, सब लोग जॉब्स की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर कहूँ जापानीज लैंग्वेज के बारे में, धीरे धीरे आपको यहाँ रवि सर के जो डिटेल्ड वीडियो है लैंग्वेज के बारे में वो भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रवि, अगर मैं जानना चाहूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट लैंग्वेज सीखना चाहे, जापानीज सीखना चाहे, तो आज का ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन घर पे सभी को अवेलेबल भी हो सकता है। ऑल्दो एग्जाम बट भी धीरे धीरे लैंग्वेज प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ समझाइए मुझे कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे घर पे रह के लैंग्वेज सीखना है और मुझे N1 तक नहीं, केवल N3 तक इस लेवल पे पहुंचना है कि मुझे जॉब लग जाए, मेरे पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, अंडर 1 लाख मैं खर्च कर सकता हूँ लैंग्वेज सीखने के लिए, क्या मैं इस N3 को कितने टाइम में ख़त्म कर सकता हूँ? और थोड़ा सा ये बता दीजिए कि लगभग मिनिमम टू मिनिमम टाइम इस लैंग्वेज को सीखने में मुझे कितना टाइम लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लगा और मैं किस लेवल पे हूँ। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मुझे लगभग अभी 4 साल हो चुका है और मैं 5वां साल में पढ़ रहा हूँ जापानीज़ लैंग्वेज। और मेरा जो लेवल है अभी वो N3 लेवल तक का है। मैंने N3 लेवल क्लियर कर चुका है अच्छे मार्क्स से। और जहाँ तक कि आपका क्वेश्चन है कि N3 लेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो ऐसा है कि N5 जो बेसिक लेवल होता है, वो N5 जो बेसिक लेवल होता है, इसको आपको पूरा मतलब एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बैठने के लिए आपको लगभग 3 to 4 मंथ्स आपको लग जाएंगे, ठीक है, N5 लेवल क्लियर करने के लिए। और उसके बाद जैसा कि आपने N3 बोला, तो N3 तक पहुंचते पहुंचते आपको उतना ही टाइम लगता है हर एक लेवल पे, जैसे कि N4 में भी उतना ही टाइम लगेगा और N3 भी पहुंचते पहुंचते वो 3 to 4 मंथ्स लग जाएंगे। तो उस हिसाब से आप देखें तो 3 3 6 3 9 मंथ्स या 10 महीने में आपका जो है पूरा N3 लेवल तक आप पहुंच जाइएगा और आप बिल्कुल उसको क्लियर करके जॉब, अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी के आगे देख सकते हैं अपने आप को। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे भी आपको वीडियोस जापानीज लैंग्वेज से रिलेटेड और अदर भी लैंग्वेजेस, ऑल्दो कोरियन, जर्मन, स्पेनिश एंड फ्रेंच एज वेल एज चाइनीज, ये 5-6 लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग आपको एग्जाम वर्ड पे ये वीडियोस अब मिलते रहेंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लैंग्वेज प्लेटफॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज नाउ वी आर रजिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ लैंग्वेज से रिलेटेड आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस कंट्री के लिए कौन सी स्कॉलरशिप बेटर है, किस में आप अप्लाई करके उस कंट्री जा सकते हैं, कौन सी स्कॉलरशिप के थ्रू आप अपना पीएचडी वहाँ पे परस्यू कर सकते हैं, किस स्कॉलरशिप से आप मास्टर्स में जा सकते हैं और किस स्कॉलरशिप से आप जस्ट आफ्टर द 12th उस कंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स का सपना होता है विदेश पढ़ना, लेकिन कई बार धन का अभाव होता है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास लैंग्वेज का नॉलेज है तो बहुत सारी कंट्री लैंग्वेज बेस पे आपको फ्री एजुकेशन भी ऑफर करती हैं। जर्मनी के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी जैसी हैं, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ऑल्दो जापानीज लैंग्वेज में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं आपकी हायर एजुकेशन के लिए।
तो बने रहिए एग्जाम वर्ड के साथ। एंड थैंक यू सो मच रवि ज्वाइन करने के लिए, आपने इंपॉर्टेंट टाइम दिया। एंड स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एंड आवर टीम विल हेल्प यू। एंड लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी हो जस्ट ईमेल करिए हमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड रवि, आपका फर्स्ट टाइम था कैमरे के सामने। सो एक्चुअली आप जानते हैं कि JNU में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज़। और इन्होंने कहा कि N3 लेवल इन्होंने JLPT क्रैक किया हुआ है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर आप MA में हैं, आपने अभी तक N1 क्यों नहीं दिया? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से JLPT हुआ नहीं है, ठीक है, नहीं N1 भी होता। सो गाइज, आप तैयार हो जाइए जापानीज सीखने के लिए हमारे साथ, एंड स्पेशली रवि के साथ। और आने वाले वीडियोज में मैं कम दिखाई दूंगा जापानीज लैंग्वेज में, रवि ही आपको दिखाई देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।